हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, फिर से मैं लेकर आ चुका हूं एक मज़ेदार सेशन। आपको थंबनेल से पता चल गया हो कि भारत की जितनी नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के परीक्षाएं हैं और उसमें पूछे जाते हैं, यहाँ से गर्दा उड़ने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ ये कर लेते हैं भारत की नदियाँ से, तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि दरोगा हो गया और बिहार पुलिस और जो बीपीएससी टीचर है, ठीक है, या एसएससी हो गया, ठीक ना, रेलवे हो गया, एनटीपीसी, देखिए उसमें बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब सभी जितने भारत के कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है उसमें भारत की नदियों से आपके प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे, फिक्स है। और ये हम आज क्लियर करा देंगे। यहाँ से आपके जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जितने बनेंगे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब हम करवा देंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, ऊपर हेडिंग है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो। एक होता है हिमालयी नदियाँ जो हिमालय तट से आती है, और एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मध्य भारत दक्षिण भारत के नदियों से आती है, ठीक। हिमालय नदियों में देख लीजिए आप, सिंधु नदी तंत्र हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है। हिमालय नदियों को हम तीन भागों में बांट कर देखते हैं: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र, ठीक। उसके बाद है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या देखेंगे आप? मध्य भारत दक्षिणी भारत की नदियां, ठीक। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों में हम क्या देखेंगे दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक। देख लीजिए, यहाँ जो आप ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका डायग्राम है, ठीक ना, जो रेकरिंग किया गया है, ये है सिंधु नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। और जो हरा कलर में है ये ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। और ये जो रेड कलर में केसरिया में दिख रहा है आपको, क्या है? ये गंगा नदी का तंत्र है, ठीक है। फिगर के द्वारा भी समझना है और आसान लगेगा। देखिए, और इसमें देख लीजिए, तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां है। जो यहाँ है भारत हो गया, और भारत का हमारा सबसे निचली छोर कौन सा है दोस्तों? जो दक्षिण का तट है, दक्षिण भारत, उसमें देखेंगे आप सबसे नीचे हमारा क्या है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ये सब है, इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ये नदियां। देखिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। देखिए हम आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ ये क्या होती है? मौसमी होती है। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा के जल से होता है, ठीक। प्रायद्वीपीय नदियाँ, कुछ नदियाँ इसमें ऐसी होगी, जब वर्षा होगा तभी इसमें पानी होगा, बारिश खत्म, सूख जाएगी, ठीक। तो गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, और इस प्रकार की नदियां गर्मी के मौसम में सूख जाती है। अभी मैंने बताया, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हिमालय नदियां। हिमालय नदियां आप किसे बोलेंगे? इसमें देखिए हिमालय नदियां, हिमालय जो नदी होती है, इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और हिमालय से, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत जो है ये क्या है दोस्तों? देख लीजिए, ग्लेशियर है, वर्षा जल है, ठीक ना। ये देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ, और एक खारी हो गए, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। ये जो है आपका इधर का जो एरिया देख रहा है, इसी को हम खारी बोलते हैं, खम्बत, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है आपका, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय। समझ गए? चलिए आगे दिखाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको कभी कभी मिलेगा कि प्रायद्वीपीय भूमि के बारे में जान लीजिए और खाड़ी के बारे में। देखिए, प्रायद्वीपीय भूमि वह भाग है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। क्या बोलेंगे आप? प्रायद्वीपीय भाग वो है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, ठीक। और खाड़ी देख लीजिए, समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश करता है तथा तीनों ओर क्या हो? स्थल हो। प्रायद्वीपीय तीनों ओर जल से और खाड़ी स्थल से घिरा हो। क्लियर हो गया? आगे देखिए मित्रों, दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दो। एक तरफ डायग्राम है आपका अरब सागर का, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी का, और बीच में ग्राफ है। तो इसको देखकर आप कैसे याद करेंगे? देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती,
और है नीचे दिखाते हैं, और क्या है देख लीजिए, और है आपका शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ठीक है, पेरियार आपका केरल में पाया जाता है। देखिए बंगाल की खाड़ी में देख लीजिए कौन कौन है आपका, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, पेनार नदी, और ये वैगई नदी। तो इन सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए ये जो है आपका एरिया दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और इधर का जो एरिया देख रहा है ये क्या है आपका, अरब सागर की खाड़ी। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से कवर करते हैं। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग इसको बारी बारी से कवर कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पहले देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा दामोदर नदी था। ठीक, उसके बाद हम स्वर्ण रेखा को देखेंगे। चलिए दामोदर नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार से पड़ता है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में। याद हुआ, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है, झारखंड में। उसके बाद है बहाव क्षेत्र। ठीक है, इसका बहाव क्षेत्र देख लीजिए, तो झारखंड से ये पश्चिमी बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और विशेषता क्या है इसकी, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए ये दामोदर नदी है और ये निकलकर पश्चिमी क्षेत्र से जा रही है यूं, और ये हुगली नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ। उसके बाद स्वर्ण रेखा को देखिए। देखिए इसका उद्गम स्थल रांची का पठार है। रांची का पठार झारखंड में ही पड़ता है दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक ना, तो स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थल रांची का पठार। स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थल रांची का पठार। इसका बहाव क्षेत्र देख लीजिए, ये झारखंड, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उनको थोड़ा सर्दी हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बैतरणी नदी है। ठीक, तो बैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, क्योंझर पठार। क्या है दोस्तों, क्योंझर पठार। और क्योंझर पठार जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। तो बोल सकते हैं बैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योंझर पठार है, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा से निकलकर ये भी क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अभी जो और नदियां बाकी है उसको ब्राह्मणी नदी को देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए ब्राह्मणी नदी दो शाखाओं में पहले चलती है, एक शंख नदी जो ये भी राउरकेला में ही जाती है, और कोयल नदी। ठीक है, दोनों जगह से निकलती है और जाकर जहाँ मिलती है उसे राउरकेला बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, राउरकेला। याद रखिएगा इसे। ठीक ना, इसकी विशेषताएं देखिए, झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है। झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, और वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो प्रश्न पूछेगा ब्राह्मणी नदी कहाँ से कहलाती है, तो जब दो नदियां झारखंड से निकलती है, जो शंख और कोयल है उड़ीसा के जगह है राउरकेला वहां मिलती है, तभी से वो क्या कहलाती है, ब्राह्मणी नदी कहलाती है। और आखिर में जाकर यह बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक ना, आखिरी में कहाँ जाकर मिलती है, तो बैतरणी नदी के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर हुआ। महानदी के बारे में जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये महानदी। ठीक ना, देखिए महानदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सिंहवा पहाड़ी क्षेत्र। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो सिंहवा पहाड़ी क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से जाता है, और उड़ीसा से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और देखिए उड़ीसा का कटक एक शहर है, वहां से यह नदी डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा के कटक शहर जो है वहां से डेल्टा बनाती है। और तेल नदी और जोक नदी, और कौन सी नदी है देख लीजिए, तेल नदी, जोंक नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी, तेल नदी, जोंक नदी, ये इसकी सहायक नदी है। क्लियर हुआ।
आगे देखिए, आगे देख लेते हैं उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। गोदावरी नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये क्या है, त्र्यंबकेश्वर है। कहाँ पड़ता है, यह महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है। इसका बहाव देख लीजिए कैसे बहाव होता है। तो यह महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलता है, ठीक, और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, ठीक। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी ही है। पूछेगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी ही बोलिएगा। इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को बृहद गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी बोल सकते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। क्लियर हुआ। और देखिए नासिक गोदावरी के तट पर है। नासिक जो शहर है आपका कहाँ है, तो गोदावरी के तट पे है दोस्तों। चलिए हम फिगर के थोड़ा द्वारा आपको समझा देते हैं। देखिए गोदावरी नदी, ये समझ लीजिए आपका क्या है दोस्तों, गोदावरी नदी बह रही है, ठीक। ये सब जो है इसका उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबकेश्वर जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और देखिए ये सब पूर्ण क्या है, पूर्णा नदी, ये इसकी सहायक नदी है। मंजीरा नदी, ये सब सहायक नदी है। और देखिए पेनगंगा, वर्धा, वेनगांग, ये तीनों जब एक जगह मिलती है इसे प्राणहिता कहते हैं। और ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, साबरी, ये सब क्या है, गोदावरी के सहायक नदियां हैं। आगे देखिए कृष्णा नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। अब पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के पास पड़ता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर पड़ता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर है, जो कृष्णा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। इसका बहाव क्षेत्र देख लीजिए, महाराष्ट्र से निकलता है, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश तक पहुंचता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। क्लियर हुआ। ये महाराष्ट्र से निकलता है और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए उसके रास्ते बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, ये मिल जाता है। इसकी विशेषता देख लीजिए कृष्णा नदी का। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो कृष्णा नदी है। उसके बाद कोयना नदी, ठीक है, कोयल नदी बोल सकते हैं। कोयला नदी महाराष्ट्र के जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र के जीवन धारा कहा जाता है, ठीक। दूसरा विशेषता, तीसरा में क्या लिखेंगे, हैदराबाद मूसा नदी के तट पे है। प्रश्न पूछेगा हैदराबाद कौन से नदी के तट पे है, तो मूसा नदी के तट पे है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है। मूसी बोलिएगा, मूसा नहीं, मूसी नदी के तट पे है। मूसा मूसी वो पकड़ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मूस के नाम से पकड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियों को देख लीजिए दोस्तों। इसकी सहायक नदियां क्या क्या है, थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं डायग्राम को, देख लीजिए क्या क्या है। ये आपका कृष्णा नदी हो गया, ठीक। और यहाँ से निकलने वाली महाबलेश्वर से तो इसका उद्गम स्टार्टिंग हो गया, उद्गम स्थल। ये सब कोयना नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब इसके सहायक है। भीमा नदी, ठीक ना। और तुंग, देखिए तुंगभद्रा नदी जहाँ मिलती है ना, तुंग एक तरफ है और भाद्रा, ये दो भागों में बटा है। जहाँ मिलता है तब इसे तुंगभद्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। मूसा नदी, ये सब इसके उद्गम स्थल है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे देख लीजिए। उसके बाद है पेनार नदी। क्या है, पेनार नदी। देखिए पेनार नदी का उद्गम स्थल क्या है, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से इसका उद्गम स्थान है। पेनार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से होता है। पेनार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से होता है। पेनार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से होता है। और इसका बहाव क्षेत्र क्या है,
देखिए कर्नाटक के रास्ते होते हुए आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है पेनार नदी। ठीक, क्लियर हुआ है। सब छोटी छोटी नदियां हैं, यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं। कावेरी से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, इसका बहाव क्षेत्र देख लीजिए। कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो ये कर्नाटक के रास्ते से निकल कर होकर जाती है और तमिलनाडु तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, कावेरी नदी कर्नाटक के रास्ते हुए जाती है। ठीक, कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। प्रश्न पूछेगा सदाबहार नदी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? कावेरी नदी को। याद हुआ? याद हुआ? देखिए, तो क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत की सदाबहार नदी क्यों कहा जाता है? तो बोलिएगा ये पूरे वर्ष क्या रहता है? इसमें पानी रहता है। कावेरी नदी में पूरे वर्ष पानी रहता है, इसलिए दक्षिण भारत की सदाबहार नदी। सदाबहार नदी किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को। ठीक, इसे दक्षिण भारत का गंगा भी बोलते हैं। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। ठीक ना, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। वैगई नदी है, ये छोटी मोटी नदी है। छोटी छोटी नदी, यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग को याद रखना जरूरी है। वैगई नदी ये तमिलनाडु होते हुए पाक के खाड़ी में मिल जाती है और मदुरै शहर जो है ये क्या है? वैगई वैगई नदी जो है ये तट पे है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पे है। मदुरै मदुरै शहर वैगई नदी के तट पे है। ताम्रपर्णी नदी है तमिलनाडु से होते हुए मन्नार की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या है? एक तरफ है लूनी नदी। ठीक है, अब लूनी नदी ये भी उसमें था, हमारा जो लाइनिंग था। ठीक, बारी बारी से हम लोग देख रहे थे, तो उसमें एक लूनी नदी था। लूनी नदी से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इसको उद्गम स्थल है अरावली पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अजमेर में। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के अरावली पहाड़ी से अजमेर के पास पड़ता है। ठीक, इसका बहाव क्षेत्र देख लीजिए। राजस्थान से होते हुए गुजरात के पास पहुंचता है और वहां से कच्छ के रण में क्या करता है? मिल जाता है। ठीक, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। लूनी नदी कहाँ विलुप्त होता है? तो गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो देख लीजिए, साबरमती नदी है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसका उद्गम स्थल याद रखना है आपको। देखिए, उद्गम स्थल ज्यादातर पूछेगा, तो उद्गम स्थल आपको याद रखना है और बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक ना, तो देखिए, इसका उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत। ये भी कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। उद्गम स्थल उदयपुर जिले में अरावली पर्वत है, वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है, उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र देख लीजिए, राजस्थान से होते हुए गुजरात जाता है और वहां से खंभत की खाड़ी में, खंभत की खाड़ी यही सब जो है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं खंभत की खाड़ी। ठीक ना, और हम देखिए विशेषता, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती, ये क्या है? किस कौन नदी के तट पे है? अहमदाबाद और गांधीनगर, ये साबर नदी जो है ना, साबरमती नदी उसी के तट पे है। अहमदाबाद और गांधीनगर, जहाँ से महात्मा गांधी का इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए, माही नदी से प्रश्न बनता है मित्रों। ठीक ना, माही नदी से प्रश्न बनता है, तो इसे हम क्लियर करवा देते हैं। देखिए, माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी से पड़ता है और विंध्याचल आपका कौन से स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। बहाव क्षेत्र देख लीजिए, यह मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान गुजरात के रास्ते जाता है और खंभत पहाड़ी के पास मिल जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? खंभत पहाड़ी। ठीक ना दोस्तों, देखिए उसके बाद इसकी विशेषता देख लीजिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, प्रश्न पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
देख लीजिए उसका। अब उसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है दोस्तों, क्या देख लेते हैं? नर्मदा नदी को। देखिए, नर्मदा नदी से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक ना, इसे क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी ढाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी ढाल में पड़ता है। ठीक ना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल में पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, बहाव क्षेत्र क्या होगा? बहाव क्षेत्र देखिए, मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते कहाँ मिल जाता है? खंभत की खाड़ी में मिल जाता है। ठीक ना, खंभत की खाड़ी में मिलता है। देखिए, महाराष्ट्र में 85% इसका विस्तार है और गुजरात में 1.5 और खंभत की खाड़ी में 11.5। ठीक, और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे विशेषताएं में देखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी को कौन सा ऐसा राज्य है जहां नर्मदा नदी को जीवन धारा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन धारा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन धारा कहा जाता है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नदी मुख एंचुरियन का निर्माण करती है यह। ठीक, और बिंद और सतपुरा पर्वत श्रेणियों को क्या करती है? यह बीच में बहती है। बिंद और सतपुरा पर्वत के बीच में बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान पर, जिसका एक ही स्थान है। नर्मदा और सोन नदी ऐसी नदियां हैं जिसका एक ही स्थान है। देखिए, अमरकंट से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। नर्मदा नदी अमरकंट से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पे बसा है, याद रखिएगा। ठीक, ये सब देख लीजिए। बंगाल के खाड़ी में देख, अरब सागर में देख लीजिए, मांडवी, जुआरी, शरावती, ये सब क्या है? नदियां है। ग्राफ के द्वारा इंडिकेट कर दिया है मैंने। देख लीजिए, अब यहाँ से कुछ आपके और छोटी नदियां हैं जिनसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। एक दो कभी कभी पूछ दिया जाता है, जानकारी के लिए इसे भी याद रखना जरूरी है। देखिए, शरावती नदी है और एक गंगावेली नदी है। ये दोनों कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, शरावती नदी और गंगावेली नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है। पेरियार नदी, ये सब देखिए केरल में है। ठीक ना, पेरियार नदी से जितने संबंधित होगा वो सब केरल में पाया जाएगा, दक्षिण भारत में। ठीक, केरल से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है। और भरतपुजा नदी, देखिए भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलकर केरल के रास्ते होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, भरतपुजा नदी। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे कुछ और छोटी नदियां हैं, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, ताप्ती नदी से प्रश्न पूछा जाता है बार बार, भारत के जितने बहुत सारे परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए हैं। तो इसका उद्गम स्थल पूछता है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बोलिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल, वहां से इसका क्या होता है? स्टार्टिंग होता है, उद्गम होता है। और इसका बहाव क्षेत्र क्या है? किस दिशा में बहता है? देखिए, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के रास्ते होते हुए खंभत खाड़ी में मिल जाता है। खंभत खाड़ी यहाँ मिल जाता है। ठीक ना, मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र में जाएगा, फिर गुजरात होते हुए खंभत खाड़ी में मिल जाएगा। इसकी विशेषताएं देखिए, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहता है, याद रखिएगा, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहता है और ज्वारन दिख मुख का निर्माण करता है। ज्वार नदी मुख का क्या करता है? निर्माण करता है। ताप्ती नदी ज्वार नदी मुख का क्या करता है? निर्माण करता है। ताप्ती नदी ज्वार नदी मुख का क्या करता है? निर्माण करता है। और ताप्ती नदी सूरत, सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के तट पे है। सूरत शहर, गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पे है। सूरत शहर जो गुजरात का है वो ताप्ती नदी के तट पर है। अब मांडवा से प्रश्न पूछा जाता है। मांडवी नदी जो है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसे हम कवर करवा देते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा मांडवी नदी का उद्गम स्थल, ठीक, ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आपको बताना है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान जो है, ठीक ना, यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है, जो ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक ना, कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट, इसका बहाव क्या है? उद्गम स्थल है। ठीक ना, कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से क्या होता है? इसका उद्गम स्थल है। और बहाव क्षेत्र देख लीजिए, एक कर्नाटक से होते हुए गोवा
पहुंचेगा और गोवा से फिर अरब सागर में मिल जाएगा। ठीक, कर्नाटक से होते हुए गोवा पहुंचेगा, गोवा के रास्ते हुए होते हुए अरब सागर में मिल जाएगा। ठीक, और आपको पता है गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पे है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे है। ठीक ना। उसके बाद जुआरी नदी पूछेगा आपसे, तो जुआरी नदी यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ देगा गोवा से होते हुए कहाँ से कहाँ तक ये कैसे मिलता है, बहाव क्षेत्र क्या है, तो गोवा से होकर ये अरब सागर में जाकर मिल जाता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक ना दोस्तों, तो हम लोग फिर ऐसे ही मज़ेदार सेशन लेकर आते रहेंगे। और आप वीडियो पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा ऐसे ही वीडियो बनाने में दोस्तों। और आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।